हेलो दोस्तों, आज हम लिटरेरी टर्म पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को लेते हुए। ठीक, जो पहला है इसमें उसी से आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अर्नाल्ड प्रेजेंट्स हिज टच स्टोन मेथड इन। जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने, सबसे पहले क्वेश्चन भी यही आता है कि टच स्टोन मेथड किसने दिया है। तो आप लोग जानते ही हैं कि उसको दिया है मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ठीक है, लेकिन किस में दिया है ये भी पता होना चाहिए। इसको दिया है, एक इनका वर्क है स्टडी ऑफ पोइट्री। कौन सा वर्क है? स्टडी ऑफ पोइट्री। इसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसी में इन्होंने दिया, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्नाल्ड प्रेजेंट हिज टच स्टोन मेथड इन द स्टडी ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bloomberg group of writers were invented in art and represent a significant section of the society of। ये जो ब्लूमबर्ग ग्रुप के जो राइटर थे, ठीक है, एक तरह से ये ऐसे राइटर थे जो इनोवेटर कहे जाते थे। एक तरह से इनके लिए वर्ड आता है नियोलॉगिज्म। ठीक है, इनोवेटर थे, नए नए आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, बताया करते थे। तो इनका महत्व भी उसी तरीके का है। अब यहाँ पर नए शब्दों को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए क्या क्या कहा जाता है? एवंट गार्डे। ठीक है, आप लोग इसको जानते हैं। ठीक, तो इनोवेटर से ही आप लोग इस यहाँ पे समझ गए होंगे इसका क्या, किससे संबंध है? एवंट गार्डे से। ठीक है, हु इज़ द रियल ओरिजिनेटर ऑफ अ मोड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नोन एज डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो कौन रियल ओरिजिनेटर माने जाते हैं? ये जो डीकंस्ट्रक्शन की बात हो जब भी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैक्स डेरिडा का नाम आता है। ठीक है, जैक्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन में यही बताते हैं कि देयर इज़ नो डेफिनेट मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट। ठीक है, यानी किसी भी टेक्स्ट की डेफिनेट मीनिंग नहीं होती है। ठीक, तो हो जाएगा जैक्स डेरिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एसोसिएट विद टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट से कौन सा टर्म संबंधित नहीं है? तो इसमें आप लोग जानते हैं ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो इन्होंने ही दिया है। इम्पर्सनैलिटी और डिपर्सनलाइजेशन, ये जो मतलब एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म है, उसी को टर्म ऑफ इम्पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, डिपर्सनलाइजेशन भी इन्हीं का टर्म है। इसमें एक जो टर्म है यूफोनी। ठीक है, यूफोनी और काकोफोनी दो वर्ड होते हैं। ये यूफोनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड। ठीक है, ये नहीं है, इन्होंने नहीं दिया टी.एस. एलियट ने, ये प्लीजेंट साउंड को बताता है। ऐसे ही काकोफोनी है, काकोफोनी अनप्लीजेंट साउंड के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग क्रिटिकल अटरेंस, व्हाट हैपन व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड इन समथिंग दैट हैपन्स साइमल्टेनियसली to all the works of art which precede it। ठीक है, ये इस टर्म को किसने दिया है? ये इसको कौन कहता है? इसको कहते हैं टी.एस. एलियट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी टी.एस. एलियट कहते हैं इसके बारे में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डीज्म एंड द फोररनर ऑफ द एनलाइटनमेंट। फादर ऑफ डीज्म, ठीक है, डीज्म सबसे पहले समझ लीजिए। डीज्म का मतलब क्या होता है? डीज्म एक टर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलीजन विदाउट रेवल्यूशन। ठीक है, रिवलेशन यानी बिना अभिव्यक्ति के धर्म। ठीक है, यानी इसमें एक चीज़ और आती है, ये बिना, जब हम किसी धर्म के एक के बारे में नहीं बात करते तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यानी जो व्यक्ति सभी धर्मों को मानता है, ठीक है, और बिना बताए मानता है, उसको, उसी को कहा जाता है डीज्म। ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ा नाम आता है एडवर्ड हर्बर्ट का। किसका नाम आता है? एडवर्ड हर्बर्ट का नाम आता है। ठीक है, डीज्म जो क्वेश्चन आप में पूछा जाता है, रिलीजन विदाउट रिवल्यूशन डीज्म का मतलब होता है। ठीक है, डीज्म मीन्स रिलीजन विदाउट रिवल्यूशन। ठीक है, रिवील से रिवल्यूशन बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिक वॉज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ राइमर्स क्लब where he became a close associate of W.B. Yeats, which critic is being referred to here। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो राइमर्स क्लब है TSWB एड्स से संबंधित है, और इनके एक सबसे बड़े फ्रेंड से जिनका नाम था लियोनेल जॉनसन। क्या नाम था? लियोनेल जॉनसन नाम था। तो ये इनके फ्रेंड भी थे और इनके एसोसिएट भी थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नाम कौन था? लियोनेल जॉनसन और WB एड्स का। किस स्कूल से? राइमर्स क्लब। ठीक है। In which of his theory did Dr. Johnson believe that all art was an imitation of nature? ठीक है, ये किस में बात करते हैं? इनका एक वर्क है, अगर हम डॉक्टर जॉनसन के वर्क की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको कहते हैं मिमेटिक थियरी। कौन सी थियरी? मिमेटिक थियरी। इसी में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेफरेंस टू कैरेक्टर एंड इवेंट ऑफ मैथोलॉजी मीन्स। ठीक है, रेफरेंस से अगर हम बात करें, आप लोग रेफरेंस को जानते हैं, एक होता है पासिंग रेफरेंस। ठीक है, पासिंग रेफरेंस आप लोगों को याद आ गया होगा कि किसकी बात हो रही है। पासिंग रेफरेंस अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या? एल्यूजन। पासिंग रेफरेंस एल्यूजन, जब हम किसी के दृष्टांत देते हैं, ठीक है, किसी मैथोलॉजी की बात होती है तो उसको एल्यूजन कहा जाता है। अगर इल्यूजन हो, ILLUSION, तो वो भ्रम होता है। यहाँ पर एल्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टिव फैलेसी वाज यूज्ड बाय अमेरिकन क्रिटिक बिम्सार्ट। ठीक है, इनका नाम WK बिम्सार्ट एंड बर्ड्सले। किसका नाम आता है? बर्ड्सले का नाम आता है। ठीक है, ये है बर्ड्सले, BK बिम्सार्ट एंड WK बिम्सार्ट एंड बर्ड्सले का नाम आता है अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी के बारे में अगर हम बात करें तो अफेक्टिव फैलेसी, जब हम किसी वर्क ऑफ आर्ट को इवेल्युएट करने में, ठीक है, उसके इवेल्युएशन में जो एरर हो जाती है, ठीक है, फॉल्स हो जाता है या एरर हो जाती है, ठीक है, खास करके इमोशनल एरर की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेजिया डिनोट्स। अफेजिया क्या अच्छा, अफेजिया भी एक वर्ड आ चुका था। ठीक है, अफेजिया क्या डिनोट करती है? ये जो लैंग्वेज का डिसऑर्डर है उसको बताती है। किसके बारे में? लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में बताती है अफेजिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बेल्स लेटर। बेल्स लेटर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो लाइटर मीनिंग होती है, लाइटर मीनिंग राइटिंग इन प्रोज, ठीक है, इज कॉल्ड अ बेल्स लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूजिकल फोर्स पॉपुलर इन द 18th एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड इज। जो म्यूजिकल फोर्स 19th और 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर हमें तो लगता है इसमें से कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। बारबिट्टे, क्लेराइट, एक्सियम, ठीक है, इनकी वर्ड नहीं। जबकि 19th और 18th और 19th सेंचुरी की बात करें, 18th का मतलब होता है ये वर्ड्सवर्थ का टाइम है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ यानी रोमांटिक मूवमेंट की बात होती है। अब रोमांटिक मूवमेंट की बात होगी तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि ऐसा वर्ड कोई आएगा नहीं। रोमांटिसिज्म की बात होगी, बैक टू नेचर की बात होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बारबिट्टे भी नहीं है, ठीक है, क्लेरेंट भी नहीं है, ठीक है, क्लेराइट और एक्सियम भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका जो मीनिंग होगी नन ऑफ, यहाँ पर जो होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, रिटर्न टू नेचर होता, ठीक है, तब हो जाता है। इमोशन भी होते तब भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड एज। ह्यूमनिज्म सबसे ज़्यादा कब इस पर जोर दिया गया? ठीक है, ह्यूमनिज्म की बात होती है तो कब सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? ये रेनेसा पे। ठीक है, ह्यूमनिज्म अगर आती है तो सबसे ज़्यादा आती है रेनेसा में। इसको ध्यान में रखिएगा, रेनेसा की बात होती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म, ठीक है, इसको किसने दिया था? इसको दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने। पॉजिटिविज्म की बात। हु इज मीन बाय, व्हाट इज मीन बाय सिंग सॉन्ग टोन। ठीक है, सिंग सॉन्ग टोन। सिंग सॉन्ग टोन का मतलब यहाँ पे है ये जो अब बोरिंग चाइल्डिश टोन होता है उसी को सिंग सॉन्ग टोन कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज सिस्टीना।
सेस्टीना, अब सेस्टीना की बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, इसको बताने के लिए 1 मिनट, सबसे पहले इसको जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स फ्रेंच लिरिकल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? लिरिकल फॉर्म है, ठीक है। ये कैसे चलती है देखिए, ये शुरू कैसे होती है, ये ऐसे शुरू होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। सेस्टीना 1, ये 2, ठीक है, फिर यहाँ 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 और 6 लास्ट में, एंड में लास्ट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसी को कहते हैं सेस्टीना। यहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4, ठीक है। कैसे, कहाँ से शुरू होगी, ये देखते रहिए। यहाँ पे 1 यहाँ हुआ, 2 ऊपर, फिर 3 1 के ऊपर जस्ट, फिर 4 2 के नीचे हो जाएगा, 5 6 के नीचे यानी 3 के ऊपर, और 6 लास्ट में। तो एंडिंग 1 है और एंडिंग 6 है, स्टार्टिंग 1 है। ये है सेस्टीना का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बहुत जटिल लिरिकल फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द टर्म ड्राई एज डस्ट फॉर द एंटिक्वेरियन आर हिस्टोरिकल रिसर्चर। ड्राई एंड डस्ट, इसको किसने यूज़ किया था? तो इसको यूज़ किया था, अगर आप लोग जानते हो तो ठीक, नहीं तो किसने यूज़ किया था? थॉमस कार्लाइल ने। व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन होमरिक फाइट। होमरिक फाइट क्या होता है, इसको बताना है। होमरिक फाइट का मतलब होता है ग्रेट फाइट। क्या होता है? ग्रेट फाइट। व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन होमरिक फाइट मीन्स ग्रेट फाइट। Which term was used by Émile Zola and other French writers to distinguish their method from the realism of Belgic and Flaubert। ठीक है, फ्लूबर्ट और जो बेल्जिक थे उनके रियलिज्म की मेथड फॉर्म ऑफ रियलिज्म, यानी उनके रियलिज्म का जो मेथड दिया था उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, क्या बताया गया? तो उसी के लिए बताया गया है, उसको कहते हैं नेचुरलिज्म, ठीक है। क्या कहा जाता है? नेचुरलिज्म की बात होती है उसमें, ठीक है। व्हाट इज दैट डिवाइस बाय विच अ राइटर एक्सप्रेस ऑलमोस्ट द अपोजिट मीनिंग टू व्हाट इज ऑस्टेंसिबली स्पीक। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है आडंबरी, यानी दिखा करके, जानबूझ करके जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके लिए। अंडर स्टेटमेंट होता है न्यूनोक्ति, यानी कम से कम बोलना। पैराडॉक्स अपोजिट तो होता ही है, कंसीट इमेजरी से संबंधित है। यहाँ पर जो हमारी मीनिंग हो जाएगी, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा आयरनी। जो आयरनी होती है ये जानबूझ करके मतलब किया जाता है कमेंट, ठीक है। अपोजिट मीनिंग तो दी जाती है लेकिन वो आयरनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is that device by which non-human and non-living nature is credited with human emotion। ठीक है, इसमें किसकी बात होती है? ह्यूमन इमोशन से, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी, जिसमें नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशन, ठीक है। इसमें ह्यूमन इमोशन से जोड़ दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है पैथेटिक फैलेसी। पैरोडी आप जानते हैं, या इमिटेशन। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जब सेंसेस को, हमारे जो सेंसेस हैं, ठीक है, उनको जब हम सभी सेंसेस को थिंकिंग और फीलिंग की जो पावर है उनको बेहतरीन तरीके से एक ही साथ में, ठीक है, थिंकिंग एंड फीलिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। ये राइटर, ये किसके लिए आता है? मेटाफिजिकल राइटर जो थे उनके लिए आता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इस टर्म को दिया था यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को टी.एस. एलियट ने, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू मीन्स अ सडन चेंज ऑफ फॉर्चून इन अ प्ले और स्टोरी। ये देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एग्जाम में आ ही जाता है इससे रिलेटेड। तो सडन चेंज की बात होती है, वैसे सडन चेंज का मतलब होता है पेरिपेशिया, लेकिन पेरिपेशिया नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे हेमर्सिया, क्योंकि एरर होता है, इसी एरर की वजह से फॉर्च्यून चेंज होता है। हेमर्सिया के बाद होता है पेरिपेशिया, ठीक है। पेरिपेशिया ये जो होता है, ये होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, पेरिपेशिया, ठीक है। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस का मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन, ठीक है, परगेशन ऑफ इमोशन, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं भाव शुद्धि। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इसमें नेमेसिस। नेमेसिस इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट,
ठीक है। गॉडेस ऑफ पनिशमेंट हु गिव रिवार्ड एंड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू डीड ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, जो कैरेक्टर की डीड के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट और रिवार्ड देती हैं, उन्हीं को कहा जाता है नेमेसिस। नेमेसिस का जो सिनोनिम होता है पनिशमेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्ले विच इज यूजुअली रिटन टू बी रीड रादर देन एक्टेड एंड परफॉर्म इज कॉल्ड एन, ठीक है। ऐसा प्ले जो केवल लिखने पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? आप लोग समझ गए होंगे कौन सा प्ले होता है? क्लोजेट प्ले। उसी को क्लोजेट प्ले भी कहते हैं, इसी को पोएटिक प्ले भी कहते हैं, वर्स प्ले भी कहते हैं, चाहे जो कहिए, चाहे पोएटिक प्ले, क्लोजेट प्ले, वर्स प्ले, ठीक है, सब एक ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ इंटरल्यूड? इंटरल्यूड्स का जो चीफ पर्पज होता है कैथारसिस, ये आप लोग जानते ही हैं, परगेशन ऑफ इमोशन। यहाँ पर इंटरल्यूड का जो मतलब है एम्यूजमेंट से है, ठीक है, क्योंकि इंटरल्यूड ये हमारे इमोशंस को, सीरियस इमोशन को डाउन करने के लिए आता है, ताकि हम उससे प्रभावित ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।